आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जिसको सामने देख रहे हैं वो हमारे विधानसभा हरैया 307 से पूर्व प्रत्याशी रह चुकी सन 2012 में डॉक्टर श्री ममता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज हम आपके विद्यार्थी जीवन से राजनीतिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमको समय देने के लिए हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी। आपके माध्यम से मुझे भी लोगों से बात करने का अवसर मिल रहा है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैडम, हम आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसे स्टार्ट हुआ बचपन से। देखिए, बेसिकली तो हम लोग जो है गाजीपुर के हैं, लेकिन मेरा लालन पालन और मेरी शिक्षा जो है वो इलाहाबाद, वर्तमान में हम लोग जैसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम लोग इलाहाबाद ही बोलते आ रहे हैं तो मुंह से इलाहाबाद ही निकलता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि प्रयागराज में। तो ग्रेजुएशन तक मैंने इलाहाबाद में, प्रयागराज में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के जस्ट बाद, या मैं थर्ड ईयर में ही थी तभी मेरा विवाह हो गया, और उसके बाद का सारा मेरा जो भी शिक्षा हुई है वो अवध यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है। आप इस पढ़ाई के बाद में फिर आपने राजनीति में भी कदम रखा, और जैसा कि अभी मैंने आपके इंट्रो में बता दिया कि आपने चुनाव लड़ा था सन 2012 में, आपने विधानसभा हरैया से चुनाव लड़ा। तो ये विद्यार्थी जीवन से आप डॉक्टर भी हैं और ये भी सुनने को मिलता है कि आप अधिवक्ता भी हैं, तो राजनीति में आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी? राजनीति में आना इत्तेफाक भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, और विवाह के बाद फिर मतलब जैसे एक सामान्य गृहिणियाँ होती हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने लिखने में मेरी रुचि थी। तो ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया, फिर मैंने उसके बाद पीएचडी किया, फिर बीएड और एलएलबी, मतलब जितना मैं कर सकती थी मैंने परिवार के साथ साथ ये सब भी मैंने कंटिन्यू रखा। एक इत्तेफाक कहिए कि एक ऐसा वक्त आया कि 2011 लास्ट में यहाँ पे हरैया विधानसभा में उस समय की सरकार बसपा की सरकार थी, और बहन कुमारी मायावती जी एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश कर रही थी यहाँ पे। तो हम लोग को बिल्कुल भी ये नहीं था कि राजनीति में आना है या राजनीति के माध्यम से जन सेवा करनी है। हम लोग अपना, हमारे कॉलेजेस थे उसके माध्यम से हम जो भी कर सकते थे समाज के लिए कर रहे थे। तो ऐसे ही बसपा के जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनका फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास। उन्होंने कहा कि मतलब ये जगह खाली है और बहन जी जो है एक ब्राह्मण कैंडिडेट थोड़ा तगड़ा जो भी समाज में जिसकी पहचान है उसको चाह रही है, तो मतलब बैठे बैठे हम लोग को बसपा का टिकट मिल गया। यानी आप राजनीति में आना नहीं चाह रही थी, लेकिन ब्राह्मण चेहरे की खोज थी बसपा पार्टी को, उसका फायदा उठाकर आप राजनीति में आ गई। मुझे मिला। ये सही है कि मैं राजनीति में नहीं आना चाह रही थी, बिल्कुल मैं एक सामान्य महिला थी, लेकिन थोड़ा सा जब राजनीति में मैंने थोड़ा मेरा इंटरेस्ट हुआ तो मुझे ये लगा कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है कि आप समाज की उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा रुझान बढ़ने लगा राजनीति में, और जब टिकट हो गया तो फिर उसके बाद तो समझ में आया कि ठीक है, आप जब आए हैं तो मेहनत करेंगे, ऐसे ही शुरू हो गया। क्योंकि आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा सन 2012 में, लेकिन फिर भी आपको दुर्भाग्यवश जनता ने नहीं अपनाया और आपको हार का सामना करना पड़ा। ये नहीं कह सकते आपकी जनता ने मुझे नहीं अपनाया। जनता, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था हमारा। 3 से 4 महीने का समय मेरे पास था जब मेरा टिकट फाइनल हुआ था। उसके 4 महीने के भीतर मैंने हरैया में लगभग 75% जो गाँव है मैं घर घर गई हूँ, और मुझे जनता का, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि मुझे जनता ने नकार दिया। 65 पहली बार क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण चेहरे की खोज थी और यहाँ पे जातिवाद बहुत चरम सीमा पे था। उस टाइम की परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी, और आपको इन सब समीकरण को देखते हुए पार्टी ने आपको टिकट दिया, फिर भी उसके बाद में आपको इसका सामना करना पड़ा। मतलब ये है कि आप इतने कम समय में अगर 65,000 जनता ने आपको अपना सपोर्ट दिया, अपना स्नेह दिया, तो इसको मैं अपनी खुशकिस्मती ही कहूँगी। एक थोड़ा सा ये है कि मैं करना बहुत चाहती थी हरैया के लिए। यहाँ के लोग मेरे परिवार के जैसे हैं, मैं उनके लिए बहुत कुछ मैंने सोचा था कि करूँगी, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया। इस बात का मुझे थोड़ा सा, क्योंकि क्षेत्र में ऐसी बातें होती हैं कि अब पैसे वालों की राजनीति रह गई है। अब जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो चुनाव की तरफ नहीं मुड़ सकते हैं। अब बड़े लोग केवल चुनाव लड़ते हैं।
जनता को पैसा से केवल मतलब, ऐसा कहना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अन्य पार्टियों के लिए आप कह सकते हैं, भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है। भाजपा में ये है कि आप एक नीचे के बूथ से उठा हुआ व्यक्ति भी आपके यहाँ सर्वोच्च लेवल पे जा सकता है। तो भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं हमारे माननीय सांसद हरीश कि उनकी सरलता और उनकी सादगी सभी लोग जानते हैं। और इतना होने के बावजूद भी कि बहुत पैसा नहीं खर्च करना है, और विधानसभा हरिया विधानसभा में अकेले उन्होंने 40,000 वोट से वो जीते थे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पैसे की राजनीति है ये। जी हाँ, भाजपा की राजनीति जैसा पैसे कि की राजनीति नहीं। आप जब चुनाव लड़ी उसके बाद में आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव हारने के बाद में जनता का यह आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि आप लगातार हारने के बाद में क्षेत्र से गायब हैं। आप जनता के सुख दुख से मतलब नहीं रख रही हैं, या क्षेत्र में आप नहीं आई तब? नहीं नहीं, देखिए, एक जब आप किसी जगह के का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समय आपकी गतिविधियां ज़्यादा होती हैं क्षेत्र में। और जब आप न तो आप विधायक हैं, न तो आप सांसद हैं, न तो आप किसी दायित्व पे हैं, तो फिर थोड़ी स्वाभाविक है गतिविधि थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन एकदम से गायब रहना, ये इस चीज़ को मैं अस्वीकार करती हूँ, क्योंकि हर कार्यक्रम में कहीं भी हमारे जो भी लोग हैं उनके यहाँ शादी ब्याह होता है, कोई और फंक्शन होता है, तो उधर तो 2 साल लगभग हो गया कोरोना के कारण आदमी नहीं जा पाया है। लेकिन उसके पहले मैं हमेशा लोगों के जो भी कार्यक्रम होते हैं, लोग जो भी मुझे बुलाते हैं, मैं उसमें उपस्थित रहती हूँ। जी जी, जैसा कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि आप महिला नेत्री हैं, या जो भी हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, या जो भी और पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, हर जितने भी हैं सभी लोगों का यह आरोप रहता है कि इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए हमारे विधानसभा में या हमारे लोकसभा में, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है, पैसों की राजनीति हो रही है, तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए जनता के सामने ये रखते हैं। आपको क्या लगता है किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए? नहीं, ये जो जिस तरह की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, ये भाजपा की सरकार के आने की पहले की राजनीति थी, जिसमें पैसे की और भ्रष्टाचार की राजनीति होती है। अभी योगी जी की सरकार है, मतलब नो करप्शन, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। कहीं भी कोई करप्शन नहीं है, कहीं कोई माफिया या गुंडागर्दी कर रहा है तो सीधे जेल में जा रहा है। तो ये जो जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, ये पहले की राजनीति है, ये 2017 मैडम, अभी आपने न्यूज़ सुना होगा, 2-3 दिन पहले की खबर आई है, आपको भी जानकारी होगी कि भाजपा सरकार के ऊपर कितने बड़े घोटाले का आरोप लगा, जो अभी राम मंदिर निर्माण हो रहा है। वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया, उसमें तो कुछ है ही नहीं। आप लोग थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़िए, तो साफ साफ है तो कि 2011-12 से वो रजिस्ट्री का एग्रीमेंट चल रहा था, वो है ही नहीं। उस पे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की, उनका जवाब आया है, लेकिन अभी विपक्षियों का यह मांग है कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। जांच कराइए, उसमें कुछ है ही नहीं। जब साफ साफ सब कुछ क्लियर हो गया, माननीय योगी जी को क्या दिक्कत है जांच करवाने के लिए, फिर भी उन्होंने मांग नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। उसमें जब साफ साफ जिस आदमी ने बेचा है, जिस आदमी ने खरीदा है, वो साफ साफ कह रहा है कि ये एग्रीमेंट 2011 से चल रहा है, जो रेट है वो 2011 से चल रहे हैं। तो आप 2011 का रेट और 2021 का रेट सेम तो कर नहीं सकते। जो 2 करोड़ में 2011 में था, वो मतलब अब तो शायद 36-37 करोड़ उसका रेट हो रहा है। लेकिन वो जो क्या नाम है उसका, अंसारी जो लड़का है, उसने ये कहा है कि वो खुद भी राम का भक्त है, उसने ये कहा है कि मुझे ये 38 करोड़ में भी बिक रहा था, लेकिन मैंने इसको 18 करोड़ में ही बेचा, क्योंकि मुझे भी राम मंदिर के लिए दान करना था। तो जब बेचने वाले को नहीं दिक्कत है, जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया इस मंदिर को बनवाने के लिए, जो हमेशा रोड़े अटकाते रहे कि ये मंदिर ना बन पाए, वो आज आक्षेप लगा रहे हैं, तो फिर समझ सकते हैं कि क्यों लगा रहे हैं। वो अभी भी नहीं चाहते कि मंदिर बन पाए, कोई ना कोई रुकावट आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता के बीच में यह भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि अभी जो हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनकी सुनवाई ऊपर तक नहीं होती है। वो किसी भी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं या कोई भी अधिकारी हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। फिर आप भारतीय जनता पार्टी की आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जनता की जब सुनवाई ही नहीं हो पा रही है तो ये कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, ये कहीं कहीं पे इस तरीके के मामले आए हैं कि जहाँ अधिकारी जो है वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, हर जगह बैलेंस बना के काम कर रहा है। जनप्रतिनिधि भी अपनी बात कहता है, अधिकारी भी उनकी बात सुनता है। ऐसा हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पे इस तरीके के मामले आए हैं, तो उसमें भी देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है। मैडम, अभी सन 2021 में तैयारी शुरू हो गई है विधानसभा चुनाव की। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है 21 से। आगे 22 में चुनाव होने वाला है। इसको लेके आपकी क्या मंशा है? आगे चुनाव लड़ना है आपको? देखिए, जनता इसको बहुत उत्सुकता के साथ में जानना चाहती है। ठीक है, मुझे मालूम है कि जनता चाहती है, लेकिन ये है कि
हम लोग भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं वो डिमांड नहीं करते। हाँ, उनको जो मिलता है वो पार्टी स्वयं देती है। अगर ठीक है पार्टी को लगेगा कि इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, अगर वो उतारेगी मैदान में तो ठीक है आएंगे, और नहीं तो जिसको भी टिकट मिलता है हम लोग उसकी मदद करेंगे। क्योंकि जनता के बीच में इस प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो आप सपा से चुनाव लड़ेंगी। इस स्थिति को आप स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए, ये मैं इस चीज़ को कहूँगी कि जनता का प्यार है जो मुझे चाहती है कि मैं क्षेत्र में आऊँ, किसी न किसी पार्टी से आऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग की जहाँ तक की बात है, हम लोग का एक सिद्धांत है, उसूलों पे चलने वाले लोग हैं, तो हमारा जो विचार है, हमारे जो संस्कार है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। हमारे जो मेरे पिताजी भी, मेरे ससुर जी भी आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं, तो हम बीच में ये हुआ कि मैं 2012 में लड़ गई बसपा से, लेकिन ये एक इत्तेफाक कहा जा सकता है। हम लोग के जो विचार हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, उन्हीं के जो भी संस्कार हैं, जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग उस पर चलने वाले लोग हैं। अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं टिकट मिलेगा तो जो भी भाजपा जिसको भी कैंडिडेट बनाती है हम लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि अगर आप चुनाव लड़ रही हैं एमएलए का, अगर आप निर्वाचित हो गई तो आप किन 5 कार्यों को प्राथमिकता देंगी हर्रैया विधानसभा के लिए? देखिए, सबसे जरूरी जो होता है, एक अभी कोरोना के समय में हम लोग को समझ में आया कि एक अच्छा हॉस्पिटल, ठीक है, होना बहुत ज़रूरी है कि आपके हर विधानसभा में इस स्तर का हॉस्पिटल हो कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो। तो मेन तो देखिए आपके जो होते हैं कि अस्पताल होना चाहिए, विद्यालय होने चाहिए अच्छे, जिसके कारण लोग जो है गाँव को छोड़ के शहरों में भागते हैं। 2-3-4 चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है कि गाँव के लोग, जो गाँव पे जो शांति है, जो भाईचारा है, वो शहरों में थोड़ा कम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग गांव छोड़ के शहरों में इसलिए जाते हैं कि बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, जो भी बुजुर्ग हो या बच्चे हों या परिवार में जो भी अगर बीमार पड़े अच्छा हॉस्पिटल उसको मिल जाए, अच्छी सड़कें हों, आपको पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही है, मतलब सारी फैसिलिटीज़ अगर गाँव वाली, शहरों वाली आपको गाँव में मिल जाए तो वो लोग पलायन नहीं करेंगे गाँव को छोड़ के। और धीरे धीरे ये सब समझ में भी आने लगा है कि बाहर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो कोई पक्का नहीं है कि परिस्थितियाँ अगर बदलेंगी, जैसे अभी मतलब ऐसी स्थिति फिर से ना आए, मैं ये वो करूँगी, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो आप जनता के सामने ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इन सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं प्रॉमिस पे विश्वास नहीं रखती। मैं मतलब किसी से वादा करना और इस टाइप, मैं काम करने पे, अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं काम करने पे विश्वास करती हूँ। क्योंकि वादा करने वाले लोग बहुत होते हैं कि पहले कुछ भी बोल दिया, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस टाइप का मेरा नेचर नहीं है। मैं मतलब ये चाहती हूँ कि जो मैं करूँ वो लोग देखें। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बढ़ चढ़ के बोलूँ, उसके बाद फिर कि नेताओं का तो काम होता है बोलना और फिर बाद में भूल जाते, इस तरीके का मेरा थोड़ा चरित्र नहीं है। तो मैं वादा वाला मतलब प्रॉमिस करने वाली जो बात है वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। मैडम, जो आपको क्षेत्रवासी या हर्रैया विधानसभा के लोग जो भी आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? किस चीज़ को लेके मैसेज? मतलब मैसेज जो होता है वो, जैसे आप खुद भी इतनी ऊर्जावान हैं, आप राजनीति में आई हैं राजनीति को बदलने के लिए, अभी कोरोना काल चल रहा था, इन सभी पहलुओं को लेके जनता आपसे क्या मतलब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जागरूकता एक, और गांव में एक चीज़ और मैंने देखी है, मुझे दुख भी होता है कि शिक्षा का भी अभाव है। मतलब अच्छे परिवार जो लोग हैं, जिनका परिवार ठीक ठाक खेतिहर परिवार है या कोई ना कोई सर्विस वाले लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को शिक्षा दे लेते हैं। लेकिन जो अभी गरीब हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय को, किसी के भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर भी शिक्षा का वो नहीं आया कि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप अपने अधिकार नहीं समझ पाएंगे, उसका फ़ायदा सामने वाला व्यक्ति उठाता है। तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, मुझे समझ में आता है कि वो शिक्षा है। अगर बच्चे शिक्षित हो रहे हैं तो धीरे 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 आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। तो जो भी मतलब सुन रहा होगा मुझे, या मतलब गांव के लोग क्या पता क्या सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी गरीब लोगों से जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को शिक्षित जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अभी तक भाजपा नेत्री श्रीमती
ममता पांडे जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने उनके विद्यार्थी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन के बारे में और आगे सन 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला हमारे उत्तर प्रदेश में, इन सभी पहलुओं को लेके मैंने एक एक पॉइंट पे आप सभी के सामने क्वेश्चन रखा जो आप सभी के मन में चल रहा था, और आपने एक एक करके इन सभी का उत्तर सुना। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी को कैसा लग रहा है। आपको अगर कुछ भी इनकम्प्लीट जानकारी मिल रही है इस इंटरव्यू के माध्यम से, तो आप इस वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा, और मैं फिर कभी समय लेके मैडम से और अगला इंटरव्यू कर लूँगा, और आप सभी की जानकारी जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। और आप सभी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अब आपको चुनाव आपको करना है। मैंने इसके पहले बहुत सारे प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया है जो सन 2022 में हरैया विधानसभा के चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। जैसा कि अभी मैडम ने भी ये इच्छा जताई है कि अगर मुझे पार्टी टिकट दे रही है तो मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ूंगी। तो यह आप सभी के ऊपर निर्भर है कि आप सभी इसका चुनाव कीजिए, जो भी आपको बेटर लगे उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप सभी इस वीडियो को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ इस पूरे विधानसभा की जनता के बीच में फैल सके और हर नागरिक या हर वोटर अपने आप को यह इलेक्ट करने के लिए अच्छा महसूस कर सके कि मुझे किस प्रत्याशी का चयन करना है। मैडम, आप हमारे साथ जुड़ी और इतना आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचा सकूं।